नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स की क्लासेस पर। चलिए, दीपावली का समय चल रहा है। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मिठाई नहीं बाद में चलिए, हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ चुके थे। आज उसके आगे से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तत्सम तद्भव के बाद हम लोगों के पास बचता है देशज और विदेशज शब्द। ये सभी शब्द किसके आधार पर हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हैं। उत्पत्ति के आधार पर हैं। यानी आपको बताया गया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये आप उस शब्द पढ़ रहे हैं ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। लेकिन इन 4 भेदों के अलावा एक भेद और आपको बताया गया था, संकर शब्द। यानी आपका पहला हुआ था तत्सम, जो आप पढ़ चुके हैं, ये हो गया है। तद्भव दूसरा, इसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया है। आज हम लोगों को जिसे पढ़ना वो है देशज और चौथा विदेशज। ये 4 शब्द हैं, लेकिन इन चारों के अलावा एक और भेद होता है जिसका नाम है संकर शब्द। संकर शब्द, इसे क्या किया जाता है? केवल गिना जाता है, लेकिन केवल लिखा जाता है, लेकिन गिना नहीं जाता है। ठीक, आते हैं। अब बिना समय लिए हुए हम लोग देशज पर चर्चा करते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द। सबसे पहले हम जान लेते हैं देशज शब्द कहते किसे हैं ना। यानी ये आया कैसे, कहाँ से आया, इसे कहते क्या है? कहते हैं ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका, ऐसे शब्द जिनका नहीं, जो, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक, अगर देशज शब्द की बात की जाए तो देशज शब्द यानी देसी शब्द, जिसे हम गांव की बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, वही आपका क्या है? देशज शब्द है। दूसरी चीज जानते रहिएगा, देशज शब्द स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से निकल कर आता है। स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं का मतलब जाने, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं बोली, यानी ऐसी बोलियां जो क्षेत्र विशेष की बोली होती हैं। यानी जो बोली, जैसे आपकी अवधि हो गई, अब अवधि के जो शब्द हैं टूटे फूटे, वो आकर देशज शब्द बन जाएंगे।
ब्रज हो गया, ब्रज के भी जो टूटे फूटे शब्द हैं किसी स्थान विशेष पर बोले जाते हैं वो आकर क्या बन जाएंगे, देशज शब्द बन जाएंगे। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देशज शब्द को, यानी जो आपका देशज शब्द है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। देशज शब्द को अर्ध तत्सम शब्द भी कहते हैं। अर्ध तत्सम शब्द भी कहते हैं। देशज शब्द को अर्ध तत्सम शब्द भी कहते हैं। यानी इसी को अगर आप अर्ध तत्सम पर सोचेंगे, तत्सम तद्भव से निकला है, तत्सम से निकला है तद्भव, तो यही क्या होगा, अर्ध तत्सम होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, हाँ ऐसा सोचने पे गलत हो जाएगा। देशज शब्द को ही अर्ध तत्सम कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया। दूसरी चीज याद करिएगा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य, देशज शब्द के उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता है, कोई स्रोत नहीं मिलता। जितने भी देशज शब्द होते हैं ये कहाँ से चलकर आए हैं, कौन इनका प्रयोग सबसे पहले किया है, इसका स्रोत हमें और आपको मिलता नहीं है। इस चीज को आप जानते रहिए, यानी देशज शब्दों की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता। अब दूसरी चीज, अब हमें ये ज्ञात करना है, अगर देशज शब्द की उत्पत्ति का स्रोत नहीं मिलता है, ये कहाँ से आए हैं, कैसे होते हैं, तो इन शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है। और ये कैसे देशज शब्द हो गए ये भी देख लीजिए। जैसे अब एक चीज, हाँ एक भी याद करिएगा, कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं जो देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे ना, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक। ये अगर आप चले जाएंगे निरर्थक में जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे निरर्थक हो जाते हैं जो देशज शब्द के अर्थ में आ जाते हैं, देशज शब्द में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे कहता धड़ाम, अब कहते नहीं वो धड़ाम से गिर गया, लेकिन धड़ाम से गिरा तो धड़ाम शब्द आया कहाँ से, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, पता नहीं किसने कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ और देखते हैं चेला, कुछ ऐसे देशज शब्द भी होते हैं भैया जो व्यापक स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चेला व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन है क्या, देशज शब्द। अब चेला कहा किसने, पता नहीं किसने कहा। झंडा, झंडा कहाँ से आया, किसने कहा, पता नहीं किसने कहा, कहाँ से चल कर आया पता नहीं चला, ये भी कैसा शब्द है, देशज शब्द है। कुटी, कुटी भी क्या है, देशज शब्द है। ये कहाँ से चल कर आया, पता नहीं कहाँ से है। एक गांव में आता है ना, सभी लोग लगा, अच्छा ये दीपावली है ना, होली को लगाते हैं लोग ना, गांव में बोलते हैं इसको बुकवा, इसको आप तत्सम उपटन कहते हैं ना, तब ये उपटन होता है, लेकिन इसको बुकवा। अब बुकवा कौन कह दिया, पता नहीं कौन कह दिया ना। जैसे गांव में ढेला, अब ढेला शब्द कहाँ से आया, किसने सबसे पहले प्रयोग किया, पता नहीं किसने प्रयोग किया, कहाँ से चल कर आया ना। जैसे और देख लीजिए, ढेला के बाद जैसे कहते खटिया, अब खटिया शब्द चारपाई का तो सभी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन खटिया आ गया। अब खटिया का किसने प्रयोग किया, खटिया शब्द कहाँ से चल कर आए ये भी नहीं पता चलता है
तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं भैया, देशज शब्द कहते हैं। जैसे खूंटा, खूंटा, पगहा, ये सब शब्द क्या हो जाता है आपका, देशज शब्द हो जाता है, और इनके उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता है। तो वही कहते हैं भैया कि ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों या भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं, और देशज शब्दों की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता है। ठीक, चलिए आते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए चलिए चलिए, यानी अब देखते हैं हम लोग तीन चीज पढ़ चुके ना, तत्सम भी पढ़ चुके, तद्भव, और इनकी श्रेणी में देशज शब्द भी शामिल हो गया। अब हमको पढ़ना है विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्द कहाँ से चल कर आए, ये हिंदी में कैसे प्रयोग हुए ना। विदेशी आए और चले गए पर अपनी निशानी छोड़ गए ना। चलिए, अब वही हाल है कि परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। तो परदेसी आए और चले गए, लेकिन वो अपनी यादें छोड़कर चले गए। अब भूल न जाना तो कहाँ भूल रहे हैं, उसको तो हिंदी में शामिल ही कर लिए हैं आप लोग ना। चलिए आते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ना कहते हैं ऐसे शब्द जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग, जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। करें ऐसे शब्द जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग की जाते हैं, मतलब ये कहाँ से आए, बाहरी भाषा। अब बाहरी भाषा की बात की जाए तो हिंदी को छोड़ दीजिए, संस्कृत को छोड़ दीजिए ना, यानी हिंदी संस्कृत जो अपने यहाँ की भाषा होती है इनको छोड़ दीजिए। बाकी बाहरी भाषा जैसे अंग्रेजी हो गया, डच हो गया, यूनानी हो गया, पुर्तगाली हो गया, रूसियन हो गया, अमेरिकन हो गया, जापानी हो गया ना, उर्दू हो गया ना, अरबी का हो गया, तो ये सब शब्द बाहरी भाषाओं से चलकर आए और हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए। जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए उन्हीं को हम क्या कह दिए, देशज शब्द कह दिए, विदेशज शब्द कह दिए ना। अब देखिए कैसे, जैसे एक चीज जानते हैं, विदेशज शब्द बाहर के यानी विदेशी देशों से आए होते हैं ना, ये अपने देश के शब्द नहीं होते हैं, ठीक, बाहरी देश के होते हैं ना। जैसे लेब्राडोर का कुत्ता अपने देश का थोड़ा ही होता है ना। हाँ, तो वही हाल इनका भी है, ये विदेशी कुत्ते की तरह होते हैं, आते हैं अपने यहाँ, खाते पीते हैं, सब अपने यहाँ, बोले जाते हैं अपने यहाँ, लेकिन नाम किसका बोध कराते हैं, विदेशी ना। जैसे अब लेब्राडोर का कुत्ता हो गया आपका,
ना। तो अब या तो वोडाफोन का कुत्ता हो गया, तो इसको लेने आप विदेश में थोड़े ही जाएंगे, ये भारत में ही इनका जनरेशन हो रहा है ना। लेकिन बोध किसका कराते हैं? विदेशी कुत्तों का। बस वही हाल ऐसे इन शब्दों का है। ये शब्द ऐसे जो बाहर से चल कर आए और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अभी तक ये हिंदी के नहीं हुए ना। चलिए, जैसे अगर कह दिया जाए रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा की बात करें तो कौन सा, कहाँ का शब्द है? जापान का शब्द है, यानी ये जापानी शब्द है रिक्शा ना। इसके बाद अगर बात की लीजिए आदमी, बड़े अच्छे से गाना गाते हैं ना, तूने अजब रचा भगवान, सॉरी आदमी खिलौना है ना। हाँ, गाना कहीं का कहीं चला जा रहा है। आदमी कौन सा शब्द है? फारसी शब्द ना। जैसे आप पढ़ते हैं आवारा, जितनी भी गालियां होती हैं, आवारा हो गया, कमीना हो गया ना, आवारा हो गया, कमीना हो गया, लफंगा हो गया, ये सब देख रहे हैं ना। बस कुत्ता, कमीना, हरामी कहना बाकी रह गया और बाकी सब हो गया। आवारा हो गया, कमीना हो गया, इसके बाद लफंगा हो गया। ये सब शब्द कहाँ से चले आते हैं? आपके विदेशों से चले आते हैं। सोचिए, विदेशी दे के चले गए और आजकल वही गालियाँ पड़ती हैं ना। यानी गाली भी दे के चले गए विदेशी कि तुम लोग लफंगा कहो ना। आवारा और कमीना ये दोनों कहाँ के हैं? फारसी शब्द हैं ना, ठीक। और ये अरबी शब्द है लफंगा। तो ऐसे शब्द हम देख रहे हैं जो बाहरी भाषाओं से चलकर आए, विदेशों से चलकर आए और हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए, उन्हीं को हम क्या कर दिए? देशज शब्द। चलिए, इसी में एक और निकल कर आता है, ठीक, संकर शब्द, उसको भी देख लेते हैं। अब इसका जो और बाकी ट्रिक है, एक एक शब्दों का जो ट्रिक है वो 2-2, 4-4 मिनट का है, तो उसको मैं किसी वीडियो में ऐसे बना के डाल दूंगा, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए, एक बच जाता है संकर शब्द, यानी ये भी अब इनकी श्रेणी में शामिल हो गया। बचा हुआ है संकर, संकर को भी हम शामिल करने जा रहे हैं। देखिए, संकर शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। पहली चीज, संकर शब्द जो होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको गिना नहीं जाता है। अगर दोनों भाषाएं अपने अपने शब्दों को वापस मांग ली तो संकर के पास रहेगा क्या? कुछ नहीं। इसीलिए संकर शब्द को क्या कहते हैं? गिनते नहीं है, ठीक। चलिए, अब इसमें आता क्या क्या, जैसे कर दिए जाए लाठी चार्ज। अब लाठी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी भाषा का है। और चार्ज शब्द किस भाषा का है? तो
अंग्रेजी भाषा का है। देखिए, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को ना हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ, जैसे कहते हैं पंचायतनामा। ये पंचायत है हिंदी शब्द, नामा है फारसी शब्द। इसके बाद इतना ही नहीं, जिसे आप पढ़ते लोकशाही, लोकशाही। लोक है आपका संस्कृत शब्द और शाही है फारसी शब्द ना। यानी ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी एक और आपका बचा हुआ है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं ना, ताकि इसके बाद आप किस में पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए ठीक है। कितनी स्मार्ट दुनिया हो गई है, हाथ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। वो किसी ने ठीक ही कहा था, अंगूठे का पता तो अब चलता है ना कि इससे क्या करना है, मोबाइल चलाना है। लेकिन इसके पहले भी हमको पता था कि इसे केवल हाथ में बजाया जाता है। चलिए आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अगर अर्थ के आधार पर शब्द की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं भैया? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एकार्थी, एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी, समानार्थी, चौथा विलोमार्थी। ये 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के। तो अब इसमें से एक एक शब्द को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम एकार्थी को देखते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी ये केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे अगर जौनपुर हम कह दें, जौनपुर कह दें तो जौनपुर माने बस जौनपुर ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर हम कह दें राम और राम का रूप ना, तो राम माने राम में होंगे। अब सॉरी, अगर हम राम तो मान लीजिए परिवाचिक, अगर हम कह दें
लंबोदर, सॉरी लंबोदर। तो लंबोदर माने कौन होगा? बस गणेश ही होंगे। इसका अलग अर्थ कितना भी निकल जाए, लंबा माने बड़ा, उदर माने पेट। अब किसी का पेट कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन होंगे क्या? गणेश ही होंगे, और कोई नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं अगर रमेश, तो रमा और इस लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु ही होंगे, और कोई नहीं होगा। अगर कह दें जलद, जल माने पानी को, दा माने देने वाला, तो पानी को देने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन जलद की बात करें तो जलद माने क्या होगा? केवल बादल ही होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये सब शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी को आप बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सब एकार्थी होते हैं, और बहुव्रीहि समास के उदाहरणों को आप योगरूढ़ कह सकते हैं। योगरूढ़ भी क्या होते हैं? सदैव एकार्थी होते हैं। और इन दोनों के शब्द जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं भैया? आपके एकार्थी होते हैं। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला देखते हैं हम। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। आते हैं अनेकार्थी की तरफ ना। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों को प्रकट करते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जितने भी शब्द अब तक क्या कर रहे थे? एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे थे। अब ये शब्द क्या है? एक से अधिक अर्थों को प्रकट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए जैसे अगर कह दिया जाए हरि, तो हरि माने क्या हो जाएगा? बंदर, ईश्वर, शेर, सर्प, मेढक ना। अब ये सब शब्द क्या है? अनेकार्थी यह शब्द है, और ये सब क्या है? इसके अर्थ हैं। जो ये निकलते जा रहे हैं ना, ये सब क्या है? इसके अर्थ निकल रहे हैं। अनेकार्थी शब्द कौन है? हरि है। अच्छा, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तब होती है जब इसके अनेक रूप निकलने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसके पर्यायवाची हैं सब, लेकिन लगे हाथ पर्यायवाची को हम देख लेते हैं। एक शब्द इसी में चलकर आता है समानार्थी शब्द। अब लगे हाथ दोनों को देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। समानार्थी आता है, देखिए समानार्थी ये क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो अपने समान अर्थों को प्रकट करते हैं,
कह रहे ऐसे शब्द जो अपने समान अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें कमल, एकदम जो सबसे सरल पर्यायवाची होती है वही हम आपके लिए लिए हैं। कमल, कमल, नीरज इसी का पर्यायवाची, तोयज, अंबुज, जलज, आबज, अच्छा अब छूट गया क्या? चलिए इतना बहुत है। अरविंद। अब देखिए यहाँ अगर हम नीरज का पर्यायवाची तोयज लिखें तो लिख सकते हैं भैया, लेकिन अगर बंदर का पर्यायवाची ईश्वर लिखें तो लिख सकते हैं? नहीं, बंदर के स्थान पर ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन नीरज के स्थान पर तोयज हो सकता है, तोयज के स्थान पर अंबुज हो सकता है, और इन सब के स्थान पर अरविंद हो सकते हैं ना। तो ये क्या है? आपका अनेकार्थी नहीं है, ये समानार्थी, समान अर्थों को प्रकट करता है। लेकिन बंदर ईश्वर के स्थान पर नहीं हो सकता, ईश्वर के स्थान पर शेर नहीं हो सकता, शेर के स्थान पर सर्प नहीं हो सकता, सर्प के स्थान पर मेढक नहीं हो सकता। यानी अनेक अर्थों को कौन प्रकट कर रहा है? हरि शब्द प्रकट कर रहा है। अब पर्यायवाची आप लोग जानते ही हैं, पर्यायवाची व्यापक शब्द है, इसे बचपन से आप लोग पढ़ते चले आए हैं। अनेकार्थी के लिए आप लोग पुस्तक लीजिएगा, अनेकार्थी शब्द को याद करिएगा, ट्रिक मैं आगे बताऊंगा। ठीक, पहले ही बताया कि मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, बेसिक जब आप लोगों को आ जाएगा उसके बाद मैं ट्रिक की बात करूँगा। जब तक मेरी जड़ नहीं मजबूत हो जाएगी तब तक मैं ऊपर चढ़कर पक्का आम नहीं हिलाने वाला। पहले जड़ को मजबूत करिए, नहीं करेंगे तो पता चला मैं चढ़ के आम हिला रहा हूँ, ऊपर से मैं भी गिरूँ, आपको भी लेके गिरूँ, और नीचे आप भी जब जाइए हाथ पैर आपका भी टूटे तो मेरा तो टूट वही करेगा। आपका क्या होगा? जना प्याले। चलिए तो ये हरि शब्द है ना। इसी के समान जैसे आप कनक पढ़ते हैं, अगर कनक की बात की जाए तो कनक भी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। सारंग की बात की जाए तो सारंग क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अंश की बात की जाए तो अंश भी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अंक की बात की जाए तो अंक भी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। यानी ऐसे शब्द जो अपने समान अनेक अर्थों को ऐसे शब्द जो अनेक अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जो समान अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? एक और बचा हुआ आपका विलोमार्थी शब्द, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए विलोमार्थी शब्द कहते ऐसे शब्द जो अपने विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो अपने विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम दिन कहें तो दिन अपने समान अर्थ को नहीं प्रकट करेगा, ये सीधा उल्टा कह देगा। दिन नहीं, दिन का रात
ना। ठीक, इसके बाद जैसे कहते हैं मेहमान, मेहमान नहीं, मेहमान का मेजबान। जंगम, जंगम नहीं, जंगम का अस्थावर। जो अपनी विपरीत, सीधा विपरीत अर्थ को प्रकट कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलोमार्थी शब्द कहते हैं। अब कुछ विलोमार्थी शब्द हैं जो आपको लिखवा दिए जाएंगे और आप उसको याद करेंगे। इसका ट्रिक आपको बता दिया जाएगा, कहाँ से कैसे परिवर्तन होता है इसका भी ट्रिक आपको बताया जाएगा, लेकिन आगे की वीडियो में। ठीक, आज के लिए हम इतना ही। आज हाँ, अच्छा ठीक, छूटे तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, मिठाइयाँ बाद में। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।